सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 4 देख रहे हैं, चुनावी राजनीति। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, हमारी मतलब है हिंदुस्तान की। तो कुछ इसमें शब्द हैं, जैसे पहली चीज है आम चुनाव। आम चुनाव, आम मतलब ये हमेशा होते हैं और ये कहीं अंतराल में होते हैं और ये एक साथ होते हैं या कुछ दिनों में होते हैं। तो चुनाव सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही समय में या एक ही दिन में या कुछ दिनों में होते हैं। इनको हम आम चुनाव कहते हैं। जब संसद के चुनाव होते हैं लोकसभा के, इसको हम आम चुनाव कहते हैं। जब हम विधानसभा के चुनाव करते हैं तब उसे आम चुनाव कहते हैं, क्योंकि वो एक ही समय हो रहे होते हैं। लोकसभा में हो सकता है यानी कि कोई एक बड़ा क्षेत्र है या बड़ा आपका राज्य है, तो इस राज्य, या फिर मैं विधानसभा की बात करता हूँ, विधानसभा में जो राज्य है हो सकता है बहुत बड़ा। तो उसमें क्या हुआ, इस पार्ट में कहा कि आज 1 तारीख को होगा, इस पार्ट में 2 तारीख को होगा, इस पार्ट में 3 तारीख को। तो इसी तरीके से कुछ दिनों में हो सकते हैं या एक ही दिन में हो सकते हैं। ये आम चुनाव होते हैं। अब मान लीजिए एक से कोई आपने लोकसभा भेजा या विधानसभा भेजा। मैं विधानसभा जब बोलता हूं तो आपको राज्य समझना चाहिए, और जब लोकसभा बोलता हूं तो आपको केंद्र सरकार के बारे में सोचना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर एक साहब को आपने चुना, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो आपके। अब हो सकता है कि इनकी मृत्यु हो जाए, असमय मृत्यु हो जाए, या फिर ये इस्तीफा दे दें। इनकी मृत्यु हो जाए या इनकी ये इस्तीफा दे दें, तो ये जो जगह है ये खाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो उसके लिए जो चुनाव होते हैं उनको हम कहते हैं उपचुनाव, जिसको हम उपचुनाव कहते हैं। ऐसे ही जब हम एक क्षेत्र को बांटते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, राज्य में अलग अलग भाग में बांटा जाता है जनसंख्या के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 5 लाख की जनसंख्या, मान लीजिए 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, तो एक राज्य को आपने 3 भाग में बांट दिया, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, और इसको हम एक चुनावी क्षेत्र कहेंगे। मतलब यहाँ पर 3 चुनावी क्षेत्रों में आपने बांट दिया जनसंख्या के आधार पर। अब बहुत सारे विधायक, या ये कहें कि विधायक क्षेत्र, इनको मिला के एक लोकसभा का क्षेत्र बनता है। तो इनको हम चुनावी निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जो लोकसभा यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार बनती है, उसमें 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है जो हमारी लोकसभा है। इसी तरीके से जब हम राज्य की बात करते हैं तो इसको भी एक विशिष्ट संख्या यानी कि जनसंख्या के आधार पे इनको भी अलग अलग भाग में बांटा जाता है, और उस हिसाब से यहाँ पर चुनाव होता है। जैसे कि हमने देखा कि हरियाणा को, आपको याद होगा, हरियाणा को हमने बांटा था 90 निर्वाचन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर 90 विधायक चुने जाएंगे। और पूरे देश से कितने चुने जाते हैं, 543। वैसे इसमें जो है 2 एडेड भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 543 समझिए इनका चुनाव होता है। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हमारे देश में हर 5 साल में होते हैं। यानी कि जैसे 2019 में जो चुनाव हुआ है, अब 2024 में होगा। जो आपने सरकार चुनी है, अब आपको दोबारा मौका मिलेगा कि एक सरकार आप चुने यहाँ पर 5 साल बाद। तो 5 साल बाद इसको हम कहते हैं कि ये जो अभी लोकसभा आज की है वो भंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं, ये गुलबर्गा का संसदीय क्षेत्र है। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये आपके पूरा ये जो लाल देख रहे हैं, ये राज्य की सीमा है, जिले की सीमा है। एक जिले को आप लिया, डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद आपने क्या, इसको रेड, ये जो रेड वाला था ये तो जिला हो गया। ये ब्लैक वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये विधानसभा क्षेत्रों की सीमा है। यानी अफजलपुर से एक विधायक चुना जाएगा, जेवर्गी से एक विधायक चुना जाएगा, इस तरीके से ये है। अब गुलबर्गा जिले के वो क्षेत्र जो गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से बाहर है, यानी ये गुलबर्गा का क्षेत्र है, लेकिन इसके संसदीय क्षेत्र से बाहर है, वो ये और ये, आनंद और यादगिरी। और ये गुलबर्गा का जो संसदीय क्षेत्र है, अगर इस शेप को, मैं इस वाले शेप को लिया जाए जो केवल ब्लैक लाइन से, काली लाइन से है, तो आप ये देखेंगे ये इसका संसदीय क्षेत्र है। एक संसद यानी एक यहाँ से एक सांसद चुना जाएगा इस पूरे से, और ये जो भाग है, ये जो छोटे छोटे भाग है, इनसे एक विधायक चुना जाएगा। तो ये गुलबर्गा का क्षेत्र है। एक एग्जाम्पल देने के तौर पे आपको समझाया गया कि कैसे हम पार्टीशन करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्र बांटे जाते हैं। चुनाव का की घोषणा करता है
आपका ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम चुनाव आयोग भी कहते हैं, जब वो घोषणा कर देता है तो इस हिसाब से करता है कि हर एक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया 543 लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे देश को बांटा गया, यानी कि जब हम एक संसदीय क्षेत्र से, जो 543 क्षेत्र में पूरे देश को बांटा गया है, एक संसदीय क्षेत्र से जिसको हम चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उनको हम कहते हैं संसद सदस्य। क्या कहते हैं? संसद सदस्य कहते हैं। तो हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या है वो आमतौर पर एक जैसी होती है। कहने का मतलब ये है, आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि ये अफजलपुर तो बड़ा इलाका है और ये इतना छोटा सा इलाका है, ये दोनों कैसे बराबर हो गए? यहाँ से तो दो आपके विधायक चुने जाने चाहिए, यहाँ से एक, यहाँ से दो। आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है, लेकिन बात यह है कि यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन, यानी अफजलपुर की और ये जो छोटा इलाका है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो आमतौर पे इस तरीके से बांटा गया है एक क्षेत्र कि इनकी पॉपुलेशन बराबर हो, जनसंख्या आमतौर पर बराबर। ये इसका मेन आइडिया है कि तो ये किसके हिसाब से बांटा जाता है? लोगों के हिसाब से बांटा जाता है, या फिर कहें कि संख्या के हिसाब से बांटा जाता है। इसी तरीके से अब हम पूरे देश का हमने देख लिया, अब हम राज्य पे आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि राज्य का जो क्षेत्र है उसको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो यहाँ से आप जिनको चुनते हैं वो हो गए विधायक। फिर से बताता हूँ मैं आपको कि ये जो पीले पीले दिख रहे हैं, यहाँ से आप एक विधायक, यहाँ से एक विधायक ऐसे चुनेंगे, और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देश, पूरे देश के हिसाब से अगर आप देखें, ये तो राज्य के लिए हो गया। ये जो छोटे क्षेत्र है, ये राज्य के विधायक चुनेंगे आप, जो राज्य के विधानसभा में जाएंगे। और इस पूरे पीले क्षेत्र जो काली लाइन से बाउंड्री है जिसकी, यहाँ से कुल एक संसद सदस्य चुना जाएगा, जिसे हम सांसद कहेंगे। ये देश की लोकसभा में जाएगा, ये केंद्रीय सरकार के लेवल पे बात कर रहा हूँ, ये संसद में जाके बैठेगा। बाकी जो एक एक मेंबर वाले जो मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे क्षेत्र के विधायक है, विधानसभा में बैठेंगे, आपके राज्य में ही रहेंगे। तो पंचायत और जो, अब ये केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल सांसद चुन रहे हैं, विधायक चुन रहे हैं, इसके अलावा जो इलेक्शन होता है वो नगर पालिका क्षेत्र में भी होता है। नगर पालिका क्षेत्र में क्या होता है? अब मान लीजिए आपका विधायक, ये एक विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। ये वार्ड 1 हो गया, वार्ड 2 हो गया, ऐसे नाम दिए जाते हैं। इन वार्डों से एक एक, जैसे नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो इन वार्डों से एक पार्षद चुना जाता है, जिसको हम कॉर्पोरेटर कहते हैं। तो पहले कॉर्पोरेटर देखिए लेवल किस तरीके से बनता है। वार्ड सबसे छोटा क्षेत्र होगा वार्ड में चुना जाएगा कौन? कॉर्पोरेटर या पार्षद। फिर इस पूरे क्षेत्र से कौन चुना जाएगा? विधायक। फिर इसका और 2-3 और मिला लीजिए विधानसभा क्षेत्र, उनको मिला के बनता है आपका जो बड़ा एरिया, वहां से एक सांसद चुना जाएगा। तो ये 3 लेवल हो गए, सबसे पहले पार्षद, फिर उसके बाद विधायक और उसके बाद सांसद। तो पंचायत, और जैसे गांव की बात करें तो वहां नगर पालिका नहीं है तो पंचायत होती है। तो पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं वो भी इसी तरीके से होता है। तो ये छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है, और इन सबको हम सीट कहते हैं। जब हम लोकसभा की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं 543 सीट्स है। जब हम विधानसभा की बात कर रहे होते हैं, जैसे अगर हमने हरियाणा का एग्जाम्पल लिया तो वहां पर 90 सीट थी। उस पूरे क्षेत्र को सीट में बांटा जाता है। तो हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये इलाका, जैसे हम 2 इलाके और बना देते हैं इसके साथ, ये इलाका 1 है, ये इलाका 2 है। अब इलाके 2 में हो सकता है कि SC, ST और OBC या फिर कोई एक स्पेसिफिक आप ये कहें कि पिछड़ा जाति हो गया, तो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस तरीके से किया गया है। मान लीजिए यहाँ SC की पॉपुलेशन है 50%, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं या फिर जिनको हम आरक्षित वर्ग में मानते हैं, तो वो 50% है। तो अगर यहाँ पर आपने किसी को भी चुनाव लड़ने दिया तो हो सकता है कि वो बंदा जो है वो इनको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो इस तरीके से किया जाता है कि यहाँ इस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को, ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसको आरक्षित कर दिया जाता है, या फिर वार्ड है उसको आरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ पर केवल और केवल अनुसूचित जाति के का ही सीट आरक्षित है। यहाँ पर केवल अनुसूचित जाति के लोग लड़ सकते हैं और वही इलेक्ट होंगे। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन यहाँ पर आपके अनुसूचित जाति की है, उनको रिप्रेजेंट करना है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आ जाए जो इनको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र होते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र होते हैं जो उनके लिए रिजर्व होते हैं। ऐसे ही आपके संसदीय क्षेत्र जो होते हैं वो भी आपके लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए वो आरक्षित होते हैं।
जैसे अगर मैं लोकसभा की बात करूं, जिसके बारे में हम बार बार 543 कह रहे हैं, तो हम जब लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर 543 में 543 सीट्स है, इसमें 47 यानी कि 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और 84 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं। यहाँ और कोई चुनाव लड़ेगा भी तो वैसे तो उसको वो लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल एससी ही लड़ सकते हैं इन क्षेत्रों में, और वही आपस में प्रतिद्वंदिता करेंगे, आप उनको जिताएंगे। तो आरक्षण की ये जो व्यवस्था है वो जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। जैसे मैंने आपसे कहा कि नगरपालिका क्षेत्र हो गया, वार्ड का क्षेत्र हो गया, पंचायत का क्षेत्र हो गया, नगर निगम के क्षेत्र हो गए, इन सब में भी आरक्षण की जो व्यवस्था है वो लागू है। तो इसी प्रकार आप ग्रामीण और शहरी ये जो है स्थानीय निकायों पर भी आप देखिए महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया गया है, यानी कि एक तिहाई जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए आप 100% मानते हैं तो 33% सीट, 100 लोग अगर है, चलिए मैं अच्छा एग्जांपल लेता हूं ताकि समझ में आ जाए, 90 अगर लोग लड़ रहे हैं तो उसमें 30 जो लोग हैं या 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हुआ ये कि ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें देखिएगा कि ये जो सफेद वाले क्षेत्र है ये सामान्य है, यहाँ पर कोई भी आदमी लड़ सकता है, और ये जो बाउंड्री है दिखा रही है कि एक ये लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से एक सांसद चुना जाता है। इसी तरीके से जो व्हाइट क्षेत्र दिख रहे हैं ये सामान्य क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, जनरल जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर अपनी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। लेकिन जहां आप ये रेड की बात करेंगे या फिर जो ब्राउन की बात करेंगे, यहाँ पर केवल और केवल अनुसूचित जाति लड़ सकता है चुनाव। महिला लड़ सकती है, पुरुष लड़ सकता है, लेकिन वो अनुसूचित जाति का होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप हर एक क्षेत्र में आ जाइए तो हर एक क्षेत्र है ये ट्राइबल क्षेत्र है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है। यहाँ पर जो आदमी जीतेगा या आदमी लड़ेगा वो केवल अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए। तो इस तरीके से निर्वाचन क्षेत्र हमारे बटे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 25 निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि 25 लोग वहां से इलेक्ट होते हैं, 25 सांसद। इसी तरीके से आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश से इलेक्ट होते हैं, 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है यहाँ। तो 80 से ज्यादा सांसद हमारे कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी जो है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से जाती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा आपके सांसद चुने जाते हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल हो गया 42, महाराष्ट्र में 48 है, ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बिहार 40 बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहाँ से बड़े ज्यादा तादाद में लोग आते हैं, यानी कि सांसद चिन्हित है और सांसद जो है वो बन के आते हैं। ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हो गया अंडमान निकोबार में एक सांसद चुना जाता है। सो हर जगह देखिएगा दिल्ली को छोड़कर दिल्ली से 7 सांसद चुने जाते हैं। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को भी विभाजित कर दिया गया है, यानी कि अब वो जम्मू कश्मीर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो एक पूरा राज्य था अब वो विभाजित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, लद्दाख अलग हो गया है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अब बात करते हैं मतदाता सूची की, यानी कि आप और मैं, हमारी एक लिस्ट बनती है, हम इस लिस्ट में होंगे, हमारा नाम होगा, तो इसे हम मतदाता सूची कहते हैं। तभी हम मतदान कर पाएंगे। मान लीजिए आप कहीं पे मतदान करने गए और आपका नाम जो है वो मतदाता सूची में नहीं है, तो क्या आप मतदान कर पाएंगे? मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, तभी आप मतदान कर पाएंगे, क्योंकि हर साल होता यह है। देखिए इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आप 17 साल के हैं, आज आप 17 साल के हैं, 17 साल में तो वोट नहीं दे सकते, लेकिन जैसे आप 18 साल के होंगे आप वोट देने के लायक हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हर साल बहुत सारे बच्चे जो है 17 से 18 यानी एडल्टहुड में वयस्क क्षेत्र में पहुंचते हैं, वयस्क बनते हैं। तो हर बार जो मतदाता सूची है, ऐसा नहीं कि एक बन के आ रखी है, एक बनी हुई है वही चलती जाती है, ऐसा नहीं। हर बार इसमें लोग चेंज होते हैं, किसी की मृत्यु हो गई या कोई यहाँ से हट गया या उस क्षेत्र से वो ट्रांसफर हो गया है, चला गया, इस हिसाब से मतदाता सूची चेंज होती रहती है। हर साल इस मतदाता सूची को, यानी कि जो लिस्ट है लोगों की जिस एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाई गई, उसको सुधारा जाता है, उसको अमेंड किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। हर 5 साल में मतदाता सूची का पूरी की पूरी तरीके से नवीनीकरण किया जाता है, इसको बिल्कुल नए तरीके से बनाया जाता है। ऐसे ही अब क्या हुआ है कि अब आपको एक कार्ड मिलता है, इसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन का कार्ड है।
निर्वाचन कार्ड कहते हैं। इसमें आपका चेहरा होगा, इसमें एक प्रॉपर नंबर होगा। अगर आपके पास ये कार्ड है, आपको ये बकायदा ला के दिया जाता है, आपके घर आते हैं लोग और आपको ये पहुंचता है और आपके विधायक नॉर्मली आपको देते हैं या पोस्ट से आता है। जब ये मिल जाता है तो आप जाइए निर्वाचन जहां पर इलेक्शन हो रहा हो, आप अपना मत वहां पर दीजिए। तो ये इसको हम कहते हैं, इसे कहते हैं फोटो पहचान पत्र। फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बाई चांस आपके पास ये फोटो पहचान पत्र नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हो। अगर आपके पास कोई और भी चीज हो, जैसे आपके पास राशन कार्ड हो या फिर आप कहें कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो अगर ये है यानी ये भी तो पहचान ही है। इस पहचान पत्र को दिखाकर भी आप अपना वोट वहां पर दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप वोट करते हैं ना, तो आपकी उंगली में, जो आपकी उंगली है, जो प्रथम उंगली होती है अंगूठे के बाद, वहां पर एक काला मार्क लगा दिया जाता है, एक काली स्याही लगा दी जाती है। जब ये काली स्याही ये बहुत दिनों में जाती है तो इससे पता चल जाता है कि आप दोबारा वोट नहीं करने आएंगे, यानी कि दोबारा आप वोट नहीं देंगे। तो ये भी इसमें एक व्यवस्था है। अब उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है? उम्मीदवार वो होते हैं, जैसे उम्मीद शब्द होता है कि वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो जीतेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग जो चुनाव क्षेत्र में है या फिर चुनाव प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और आप उनमें से किसी को इलेक्ट करेंगे, उनको हम उम्मीदवार कहते हैं। तो उनका नामांकन कैसे होता है? तो चुनाव प्रणाली इस तरीके से है कि जो कोई व्यक्ति आपका मतदाता है, यानी कि आप और मैं, हम मतदाता है, तो हम उम्मीदवार भी तो हो सकते हैं। अगर हम चुनाव लड़वा रहे हैं, चुनाव जिनका हो रहा है उनको मत दे रहे हैं, तो वो आप उम्मीदवार भी तो बन सकते हैं, आप उम्मीदवार बन सकते हैं। बस ये है कि 18 साल के बाद आप मतदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर वोट डालने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं, यानी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे इंडिपेंडेंट लड़े, जिसे हम निर्दलीय कहते हैं, या किसी भी पार्टी से लड़े, तो आपकी उम्र जो है 25 के ऊपर होनी चाहिए। ये इसमें बस फर्क है। यानी जो कोई भी मतदाता है वो चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन जो उम्मीदवार होता है उसकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप 18 साल के हो गए तो आप आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ सार्वभौम निर्वाचन का अधिकार है। यानी आप अगर 18 के ऊपर हो गए तो किसी भी जाति के हो, पंथ के हो, रंग के हो, धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, आप चुनाव में अपना मत दे सकते। कोई भी आदमी जो हिंदुस्तान का सिटीजन है, अगर उसके पास ये सारी चीजें हैं, तो वो जाके चुनाव में वोट कर सकता है। तो ये एक यहाँ पर निर्वाचक सूची देखिएगा, एक बिहार का एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर बकायदा लिखा हुआ है कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है, बकायदा नंबर वहां पर दिया है 12। लोकसभा क्षेत्र की संख्या क्या है, ये आपको बकायदा बताया गया है कि ये 3 नंबर है, इसका मोतिहारी का इलाका है। अब यहाँ पर देखिए पुनर्निरीक्षण का विवरण दिया गया है कि 2004 में इसका पुनर्निरीक्षण हो रहा है, ये निर्वाचन सूची है। और यहाँ पर बकायदा बताया गया है कि भाग मतदान क्षेत्र का विवरण है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा राज्य का कोड दिया हुआ है जो बिहार में आता है, और यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जैसे मंगल शाह साहब हो गए, और इनके आगे एक पहचान पत्र संख्या, मैंने आपको बताया था कि आपका एक फोटो पहचान पत्र संख्या की व्यवस्था हो गई है, उनकी पहचान पत्र की संख्या है, कौन साहब है, क्या कौन किसके साथ, जैसे ये पिता है, एक पूरा परिवार है, ये पिता है, ये पत्नी है, इस तरीके से बच्चे हैं, इस तरीके से यहाँ पर पूरे की पूरी चीजें दी हुई हैं। और यहाँ पर आपका मेरा सबका नाम इस तरीके से आता है, और हर 5 साल में इनका नवीनीकरण भी किया जाता है। अब देखिएगा, हो सकता है कि कोई, जब आप उम्मीदवार बनना चाहते हो या कोई उम्मीदवार बनना चाहते हो, वो अपराधी हो या फिर वो सही आदमी नहीं हो, और जो वोट करने जाता है, जो मतदाता, वो भी सही नहीं हो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप चुनाव देने से आपको रोका जाता है, या फिर जिसने कुछ गलत काम किए हो, जो जेल में हो, वो वहां से चुनाव लड़ रहा है, तो उसको वोट देने के लिए या फिर उसको उम्मीदवार बनने के लिए रोका जाता है, ऐसा अभी है नहीं। लेकिन आप ये देखते हैं, हमेशा पार्टी उसी को चुनती है, वो पार्टी उसी आदमी को लड़वाना चाहती है जो जीत सके, जिसके पास वो बल हो, चाहे वो धन बल हो, चाहे उसके पास लोगों का सपोर्ट हो, वही आदमी को चुनाव लड़ने के लिए वो चुनाव मैदान में उतारती है। तो हर एक चुनाव लड़ने वाला जो आदमी, जैसे भाई साहब एक साहब है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये क्या हो गए, ये एक उम्मीदवार हो गए। जैसे ही उम्मीदवार होंगे, इनको एक नामांकन पत्र भरना पड़ेगा, यानी कि ये एक बकायदा एक फॉर्म समझ लीजिए, उसको भरेंगे ये। और ये जो फॉर्म है, इसके साथ ये कुछ रुपये भी,
मतलब कुछ पैसे देंगे, इसको हम कहते हैं जमानत, जमानत की रकम। इसका मतलब आप मान लीजिए 10,000 रुपया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जमानत की रकम है। अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो ये 10,000 जो है आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, या चुनाव हारते नहीं है, मतलब एक मिनिमम नंबर के वोट नहीं पा पाते हैं तो ये 10,000 रुपए आपके जब्त हो जाएंगे, इसे हम कहते हैं जमानत जब्त हो गई। इसके अलावा कि एक नामांकन पत्र भर दिया, ऊपर से आपको ये जमानत देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो जमानत आपकी वापस हो जाती है। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा, एक नई प्रणाली उन्होंने शुरू की है कि अब जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए आएगा उसको ये बताना पड़ेगा कि कितने उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, किसी लूट के, किसी हत्या के, किसी रेप के, कोई जितने भी आपराधिक मामले चल रहे हैं उसके खिलाफ, उसको इसके बारे में विवरण देना पड़ेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की जो संपत्ति है और देनदारियों का ब्यौरा, कि भाई आपका बैंक बैलेंस कितना है, कितने पैसे आपको देने हैं, कितने आपकी देनदारी है, कितने लोन है, ये सबका विवरण भी आपको देना पड़ेगा। और आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आप 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, अनपढ़ है, जो भी है, जो अगर आप उम्मीदवार हैं, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। और ये कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा, ये सारे आंकड़े निकल के आते हैं। तो 3 चीजें मैं बता देता हूँ जो उम्मीदवार को आजकल देनी पड़ती है। पहले तो शुरुआत में नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जमानत देनी पड़ती है। जमानत अगर एक मिनिमम वोट नहीं पा पाएंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी या फिर वापस मिल जाएगी अगर आप एक मिनिमम वोट से ऊपर जाते हैं। और उसके बाद आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके ऊपर जो भी गंभीर आपराधिक मामले हैं उसका विवरण देना पड़ेगा, आपके संपत्ति क्या है, कितना पैसा देना है लोगों को, उसका विवरण होगा, और आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है। अब शुरू होता है चुनाव का अभियान। इसकी चर्चा हम अगले डिस्कशन में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।